हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की जो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसकी पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उस पुस्तक का 14वां पाठ है महासागरीय जल संचलन। इसके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको भूगोल के अन्य पाठों के भी प्रश्नोत्तर चाहिए तो ऊपर एक प्लेलिस्ट दी हुई है, इससे आप अन्य पाठों के भी प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा और वहाँ इस लिंक से आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? तो चार जो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर है ख तरंग, ये इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है वृहत ज्वार आने का क्या कारण है? तो इसमें जब सबसे पहला ही ऑप्शन है क, जो वही सही है। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका सही उत्तर है ग, उपभू, उपभू की स्थिति में। चौथा है पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो पृथ्वी उपसौर की स्थिति होती है, वो सही उत्तर है घ, जनवरी में। इसके बाद में अगला प्रश्न 30 शब्दों में उत्तर देने वाला है, तरंगे क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे हैं वो महासागर में गति करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है इसकी गति कम हो जाती है और बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे बढ़ती है बड़ी होती जाती है। दूसरा प्रश्न है महासागरीय तरंगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? तो वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है और ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तरंगे वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गतिमान होने से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न तीसरा है ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जब समुद्र का जल समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब समुद्र का जल नीचे की ओर होता है तो उसे भाटा कहा जाता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ से आने वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तब अपकेंद्रीय बल है वो दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है ज्वार भाटा नौ संचलन से कैसे संबंधित है? तो इसका उत्तर देखते हैं। ज्वार भाटा नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर नदियों के किनारे वाले बंदरगाहों पर एवं ज्वार नदबूक के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएं होती है जो कि नौकाओं और जहाज़ों को बंदरगाह में या पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकती है। जिस नदी के समुद्री तट के मुहाने पर पोताश्रय हो या बंदरगाह हो और जब ज्वार आता है तो बड़े बड़े जहाज है वो बंदरगाह में प्रवेश कर जाते हैं। इसका उदाहरण भारत के हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता का बंदरगाह है। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न 150 शब्दों में जिसका उत्तर देना है। जलधाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को ये किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जलधाराएं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर तथा इसके विपरीत कम तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। जब ये धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है तो ये उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती है। किसी भी जलराशि के तापमान का प्रभाव उसके ऊपर की वायु पर पड़ता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांश वाले ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराएं उन क्षेत्रों की वायु के तापमान को बढ़ा देती है। उदाहरणार्थ
गर्म उत्तर अटलांटिक अपवाह जो उत्तर की ओर यूरोप के पश्चिमी तट की ओर बहती है, यह नॉर्वे के तट ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर शीत ऋतु में भी बर्फ नहीं जमने देती। जलधाराओं का जलवायु पर प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब आप समान अक्षांशों पर स्थित ब्रिटिश द्वीप समूह की शीत ऋतु की तुलना कनाडा के उत्तर पूर्वी तट की शीत ऋतु से करते हैं। कनाडा का उत्तर पूर्वी तट लेब्राडोर की ठंडी धारा के प्रभाव में आ जाता है, इसलिए यह शीत ऋतु में भी बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद में अगला दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है, जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव से होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब ये कारक कौन कौन से हैं? पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। सौर ऊर्जा से सागरीय जल गर्म होकर फैलता है। यही कारण है कि विषुवत के निकट सागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के सागरीय जल की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है, जिसके कारण उच्च तापमान वाले सागरीय क्षेत्रों से निम्न तापक्रम वाले सागरीय जल क्षेत्रों की ओर सागरीय धाराएं हैं वो चलने लगती है। दूसरा पॉइंट है इसका वायु की दिशा। प्रचलित स्थायी हवाएं सागरीय धाराओं की उत्पत्ति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। जब ये हवाएं सागरीय जल के ऊपर से होकर गुजरती है तो उनके घर्षण बल के कारण सागरीय जल भी उनके साथ प्रवाहित होने लगता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है इसका, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल नीचे की ओर बैठता है, जिससे यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। जल दाब प्रवणता की यही भिन्नता सागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कोरियोलिस बल का प्रभाव। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल धाराओं की गति की दिशा में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर प्रवाहित होता है। इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ सागरीय भागों में सागरीय धाराएं पृथ्वी के इसी विक्षेपक बल कोरियोलिस बल जिसको बोलते हैं उसके प्रभाव से एक वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती है, जिससे सागरीय धाराओं का लगभग बंद क्रम निर्मित होता है, जिसे वलय या गायरे कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है वो है जल घनत्व में अंतर। सागरों की सतह पर हल्का जल और गहराई में भारी जल मिलता है। घनत्व की इस भिन्नता के कारण सागरों में भार प्रवणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिससे जल में लंबवत गति या धाराओं की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट है लवणता। लवणता महासागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करती है। अधिक लवणता वाले जल का घनत्व अधिक होता है, कम लवणता वाले जल का घनत्व है वो कम होता है। महासागरीय जल के घनत्व में भिन्नता के कारण धाराएं चलती है।